बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल का D7 वीज़ा क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या यह पाकिस्तान से अप्लाई होता है या नहीं होता है। आज की ये तमाम जो है मालूमात आपको हम इस वीडियो में फराहम करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। लोग जो है पुर्तगाल के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं। अगर हम D7 जो है पुर्तगाल का वीजा जो है इसकी बात करें तो अगर हम इसका मुकाबला दूसरे ममालिक के साथ करें, जैसे यूके में अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना हो या कोई वर्क वीजे पे जाना हो या कनाडा ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजे या इस तरह की कोई स्कीम अगर उन्होंने ओपन की हुई है तो इसके मुकाबले में जो पुर्तगाल का जो D7 वीजा है इसमें ना तो आपको कोई एजुकेशन की जरूरत है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें किसी भी किस्म के लैंग्वेज टेस्ट जो होता है जैसे आईएलटीएस, टोफल या पोर्चुगीजी लैंग्वेज का टेस्ट, ये भी इस आपको कोई पास नहीं करना होता। यानी कि लैंग्वेज की भी जो है इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान में पुर्तगाल की एम्बेसी की बात करें तो पाकिस्तान में पोर्चुगल की जो एम्बेसी है वो बड़े महदूद लेवल पर काम करती है और सिर्फ फैमिलीज कैटेगरी के जो वीजाज हैं पुर्तगाल की एम्बेसी पाकिस्तान में डील करती है। D7 वीजा जो है इस वक्त पाकिस्तान से जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता और ना ही पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है। लेकिन जो ही पोर्चुगल की एम्बेसी पाकिस्तान में इसकी सर्विसेज स्टार्ट करेगी हम आपको जरूर बताएंगे। अब पोर्चुगल का जो D7 वीजा है इसमें वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका अदर सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि इनको इनडायरेक्टली इनकम कहीं और से आ रही होती है, जिसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। अब जो पैसिव इनकम क्या होती है इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। एक होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है डायरेक्ट इनकम है और ये आपको डायरेक्ट मिलती है और आप फुल टाइम काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कोई छोटा मोटा कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी आपको साइड इनकम आ रही होती है, वो मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूं कि ये इनकम जो है ये क्या चीज होती है। अब इनडायरेक्ट इनकम या पैसिव इनकम की सबसे बड़ी जो मिसाल है वो है आपकी रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर है और आपको उसका रेंट आ रहा है तो ये आपकी पैसिव इनकम है। इसको आप अदर सोर्स ऑफ इनकम भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट इनकम भी कह सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में जो लोग फ्री लांसर होते हैं, जो ऑनलाइन काम करके पैसे कमाते हैं, जिस तरह fiverr.com है, guru.com है, upwork.com है और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म है जो लोग फ्री लांसिंग करते हैं इन प्लेटफॉर्म में या इन जैसे कई और प्लेटफॉर्म में, और उनको एक पैसिव इनकम या साइड पर जो इनकम आ रही होती है, तो ये भी जो है इसकी एक मिसाल है। अब D7 के वीजे में एक तो आप रेंटल इनकम वाले भी आते हैं, जो फ्री लांसर हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग करके पैसे कमाते हैं, वो भी इसमें आते हैं, और ऐसे प्राइवेट मुलाजमीन या सरकारी मुलाजमीन जो कि अपनी 60 या 65 साल की उम्र में काम करके रिटायर्ड हो जाते हैं और उनको हर महीने पेंशन आती है। जो पेंशन वाले जो लोग हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो भी पोर्चुगल का D7 वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट है इस वीजे की, D7 वीजे की, कि जो आपकी पैसिव इनकम है इसको आपने प्रूव भी करना है कि ये आपको कैसे मिल रही है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास रेंटल इनकम आ रही है, कोई प्रॉपर्टी है, अब जो रेंटल इनकम आपको आ रही है जिस प्रॉपर्टी की, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जितना आपको किराया हर महीने आ रहा है, जैसे 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है या 50,000 है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में एग्जैक्टली शो होना चाहिए और वो लिखा भी आ रहा हो आपकी बैंक स्टेटमेंट में कि आपको रेंट रिसीव हुआ है। नंबर तीन ये है, इसको रेंटल एग्रीमेंट आपने करवाया है, जो रेंटल एग्रीमेंट वो उसमें जितनी आपने रेंटल जो है रेंट लिखवाया है, मिसाल के तौर पर अगर आपने 50,000 रेंट उसमें लिखा है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस हिसाब से 50,000 ही आपका जो रेंट जो है वो उसमें आना चाहिए, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो ये तरीका होता है इसको प्रूव करने का। और जो रेंटल एग्रीमेंट होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज में है
तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना है। इसके बाद जो दूसरी जो चीज़ आती है इस वीज़े की, सबसे अच्छी बात है कि आप अपने साथ, अगर आपका ये वीज़ा लग जाए तो आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी फैमिली को भी साथ इस D7 वीज़े पर ले जा सकते हैं। ये वीज़ा इतना पॉपुलर है हत्ता कि दूसरे यूरोपियन ममालिक से भी लोग जो है पुर्तगाल आते हैं ये वीज़ा हासिल करके, और यूरोप के अलावा साउथ अमेरिका, अफ्रीका वगैरह और दीगर दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट से भी लोग पुर्तगाल में D7 वीज़ा लेकर अपनी रिटायर्ड लाइफ जो है यहाँ पर गुजारते हैं। जो अगली रिक्वायरमेंट है इस वीज़े की, D7 वीज़े की, कि आपके पास फंड्स भी होने चाहिए ये शो करने के लिए कि आप पुर्तगाल में जाकर अपने आप को सरवाइव कर सकें, कि आप सरवाइव कर लेंगे। तो इसके लिए जो है आपके पास 1 साल की आपने सेविंग्स भी शो करनी है, फंड्स शो करने हैं। तो पुर्तगाल में जो इस वक्त जो मंथली जो अर्निंग जो नेशनल जो मिनिमम वेज चल रही है वो गालिबन 700 से 750 यूरो के करीब चल रही है। तो इस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है कि आपके 1 साल के कितने यूरोस बनते हैं, और उन यूरो को आप अपनी जो है अपने कंट्री की जो लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर लें, और उस फंड्स को आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करवाना है ताकि आपका जो है आप फंड्स शो करवा सके। तो ये थी जी हमारी आज की पुर्तगाल की D7 कैटेगरी के वीज़े की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीज़े के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अभी ये वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तान से जो है ओपन नहीं हुई, जो ही ओपन होगी हम आपको बताएंगे। अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।